राजू जेटली जी, कई सारे सवाल उठे हैं। हाँ नीरज जी, आप मुझसे क्या प्रश्न क्या है पहले मेरे को ये बोलिए, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। जो हमारे साथी हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके की बात करी हाँ, है। प्रश्न ये है कि एक साल के दौरान जो सरकार ने अपनी चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी ने, उसमें बहुत सारे काम गिनाए गए हैं, लेकिन आशुतोष जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि नहीं, काम नहीं हुआ है। आशुतोष जी तो कह रहे हैं सिर्फ एक हिंदुत्व का एजेंडा हुआ। मुझे समझ में नहीं आता कि ये ट्रिपल तलाक और 335A, 370, UAPA, ये सब हिंदुत्व RSS के एजेंडा कैसे हो गए? तो ये आशुतोष जी की आलोचना है। देखिए नीरज जी, आपको याद होगा पहले ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे, और यज्ञ किया करते थे, उनके शिष्य भी वहां होते थे जो शांति से चाहते थे कि हमारा यज्ञ संपन्न हो जाए, हम अपने यज्ञ की तरफ आगे बढ़ते चले जाएं। लेकिन कुछ लोग बीच में आते थे जो नहीं चाहते थे कि ये सब यज्ञ संपन्न हो जाए। वो आपने देखा होगा, बहुत सारे धारावाहिक सीरियल भी ऐसे आते हैं, ग्रंथों में भी लिखा गया है कि उसमें आके यज्ञ में कभी पानी डाल देते थे, कभी कोई और चीज डाल देते थे ताकि ये यज्ञ संपन्न ना हो सके। इस देश की जनता देश के प्रधानमंत्री के साथ एक यज्ञ कर रही है, और उस यज्ञ के अंदर जो आहुति दी जा रही है उसका बार बार प्रमाण भी दे रही है कि हम यज्ञ को संपन्न करके दिखाएंगे। पहले भी 5 साल हमने उस यज्ञ को किया, उसके बाद उस यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए देश की जनता ने पूर्ण हमारे को बहुमत दिया। इतिहास में बार बार ऐसा नहीं होता कि इतनी भारी तादाद में देश के प्रधानमंत्री को, देश में किसी सरकार को इतनी भारी बहुमत से चुन लिया जाए। लेकिन फिर भी जिनका जो कार्य है वो करते रहेंगे, और जो देश की जनता है जो चाहती है कि हम शांतिप्रिय तरीके से इस देश को आगे बढ़ाते चले जाएं, वो भी अपना कार्य करेगी, और देश की सरकार भी उनके प्रति उत्तरदायी है, उनके प्रति अकाउंटेबल है, वो भी पीछे नहीं हटने वाली है। हिंदुत्व के एजेंडे की बात कर रहे हैं, देश का किसान, देश का जवान, देश का मजदूर, देश की महिलाएं, देश की बच्चे, ये सब लोग क्या हिंदुत्व के एजेंडे में आते हैं? क्या देश का जो मुसलमान, जो हमारी जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें आपको ये जानकारी शायद हो किसी को इनमें से कि 30% भागीदारी मुसलमानों की है उसके अंदर। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, अगर आप उसमें जनसंख्या का रेशियो भी देखें तो कितनी जनसंख्या मुस्लिम समाज की इस देश के अंदर और कितनी भागीदारी उनकी है? 30% भागीदारी सारी योजनाओं के अंदर। तो ये हिंदुत्व के एजेंडे में आती है क्या? इस देश के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मेरी सीमाएं मजबूत हो, हमारा विदेश नीति मजबूत हो, लेकिन विदेश नीति का मतलब यह नहीं होता कि हम सरेंडर करके बैठ जाएं किसी देश के सामने। जब भी किसी चोर को आप अपने घर में दरवाजा खोल के कहेंगे आइए चोरी कीजिए, वो आपकी हत्या नहीं करेगा। वो आपकी हत्या का प्रयास तब करेगा जब आप उसका विरोध करेंगे। और विरोध करना अगर आपको लगता है कि हमारी विदेश नीति को कमजोर कर रहा है, तो मुझे लगता है इससे बड़ी गलतफहमी में नहीं है। आज देश में कितनी बड़ी तादाद में, आपने देखिए, हमने, हमारा विदेश मंत्री ने इसको स्टेटमेंट दी है, हम किसी भी अपने पड़ोसी देश के साथ बेहतर तरीके से संबंध बनाना चाहते हैं, मजबूत संबंध बनाना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कंप्रोमाइज कर लेंगे किसी बात पे। आत्मनिर्भर भारत अगर बनेगा तो नो डाउट उनको कोई ना कोई नुकसान तो होगा। उस नुकसान की भरपाई के लिए अगर कोई दूसरी रास्ता अपनाने की कोशिश करेगा तो रास्ता देश की जनता नहीं अपनाने देगी। देश के प्रधानमंत्री इतने सक्षम है, पहले की तरह भारत नहीं है। अब बात यहां पर यह आती है कि हम सारी बातों को दरकिनार कर दें। आप ये देखिए, इस देश के, दुनिया के अंदर बहुत सारे देश ऐसे हैं, अमेरिका है, ब्राजील है, स्पेन है, जर्मनी है, इटली है, बहुत सारे देशों को अगर आप मिला भी ले तो उन देशों के अंदर जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा जनसंख्या भारत की है। इस महामारी के दौर में भी भारत के अंदर 29 लाख कोविड के केसेस हैं। इस महामारी के अंदर जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, जिसके पास बहुत पैसा नहीं है, उसमें बावजूद उसके हम उनसे 20 करोड़ फालतू जनता होने के बाद भी हम 1,65,000 पर है, जब 30 से 37 लाख केसेस आ चुके हैं। ये देश के प्रधानमंत्री की जो नीति थी, देश के प्रधानमंत्री का की जो रणनीति थी, जिसके बारे में बार बार पूछते हैं कि आप क्या करने वाले, चौथे में क्या करेंगे, तीसरे में क्या करेंगे, सेकंड राउंड के लिए कुछ बचा के रखिए भाई। बहुत बैठे बैठे ब्रश करते हैं जी, ब्रश करते करते ट्वीट करते हैं। बाहर की जनता देखी नहीं, बाहर की जनता देखी नहीं। देश के ठीक है जेटली जी के घर में पहुंचाने का काम इस देश के हर्षवर्धन की बात चलते, उसके बाद बादल जी के पास। हर्षवर्धन, मैं कहना चाहता हूं सरकार के पता नहीं किस आधार पर कांग्रेस की क्या विश्वसनीयता है? अपनी सीट हार गए राहुल जी, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई क्या? जेटली जी जवाब दीजिए। आप की विश्वसनीयता पे कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर। अखिलेश जी को एक बार चुप कराएंगे तो मैं जेटली जी आप जवाब दीजिए। अखिलेश जी कई सारे सवाल जो उठाए अखिलेश जी ने, अखिलेश जी उसका जवाब दीजिए। नहीं, मैं अखिलेश जी की तारीफ करता हूं। अखिलेश जी वैसे तो बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑथेंटिक बात करते हैं। कई बार मैं भी सुनता हूं इनको, बड़ा मजा आता है सुन के। लेकिन आज अखिलेश जी आप डिबेट कुछ ऐसे कर रहे हैं जैसे लोग 10:30 बजे की बात करते हैं।
विश्वास कीजिए, अपनी डिबेट को देखिएगा, आप कहना क्या चाहते हो और क्या कह रहे हैं, मुझे भी समझ नहीं आया और आपको खुद भी समझ नहीं आएगा जब आप सुनेंगे अपनी बात को। देखिए, एक आंकड़ा सरकार ने रखा, ऑथेंटिक आंकड़ा रखा, 72,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में गया। वो अलग बात है कि जब वो पैसा निकालेगा एटीएम से अपना, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि ये नोट नकली है, असली नहीं है। इसमें भी आप डाउट कर सकते हैं, ऐसी भी डिबेट कर सकते हैं, लेकिन इशू यहाँ पे ये नहीं है। मैंने इसीलिए आपसे पहले कहा था कि इस देश की जनता देश को आगे लेके जाना चाहती है, शांतिप्रिय तरीके से लेके जाना चाहती है, कोई विघन नहीं चाहती है बीच में। और आपने कहा कि लोग वेश बदल के आ जाते हैं, आए हैं वेश बदल के, आपने देखा होगा पीछे वेश बदले गए थे, हमने कपड़े कभी नहीं बदले, हमारे वही कपड़े हैं जो हम पहले से पहनते हुए आ रहे हैं। कपड़े किसने चेंज करे? आपने चेंज करे, कब वक्त वक्त पे चेंज करे, उसके बाद तुम दोबारा नहीं पहने कभी। रावण ने भी जब कपड़े बदले थे तो एक ही बार बदले थे, सीता हरण के टाइम पे बदले थे, उसके बाद दोबारा नहीं बदले थे, वो अपनी वेशभूषा में आ गया था। तो वेशभूषा किसने बदली किसने नहीं बदली वो आपको ज्यादा बेहतर पता है। आपको मंदिर जाने की जरूरत पड़ती है अलग अलग कपड़ों प्रधानों के अंदर, लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ती, हमारे अपने प्रधान काफी है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी हमारे प्रधानों से है, हम जो है वो दिखते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि हमने इस देश के किसान को दिया, इस देश के मजदूर को दिया, इस देश की हर जनता को दिया, और उसकी मोहर उस देश की जनता ने भी लगाई है, उस देश की जनता ने लगाई है। और इस बात देश के प्रधानमंत्री ने जो चिट्ठी जारी करी उसमें साफ तौर पे कहा, उन्होंने कहा कि मैं गलत हो सकता हूं लेकिन ये देश गलत नहीं हो सकता। तो अब ये बताइए कि कोई एक तो गलत है, देश के प्रधानमंत्री गलत है या देश की जनता गलत है? देश की जनता ने गलती करी देश के प्रधानमंत्री को चुन के, या देश के प्रधानमंत्री ने जो जनता की सेवा करी वो एक गलती थी? हम दोनों के बीच में तीसरे लोग कहां से आ गए? हमारा संवाद जनता के साथ, हमें सेवाएं जनता को देनी है, हमें योजनाएं जनता के लिए लेके आनी है। हम जब सब कुछ जनता के लिए कर रहे हैं तो जवाब भी जनता ने ही देना है हमें। तो जनता बार बार जवाब दे रही है, एक बार जवाब नहीं दिया, जनता ने बार बार जवाब दिया। अरे जवाब कभी हो सकता है विधानसभा में दिया, विधानसभा के बाद लोकसभा में दिया, अरे नगर निगम तक जवाब देती आ रही है जनता, बार बार बताती आ रही है कि किस तरीके का नेतृत्व हमें चाहिए। हाँ, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है और पॉजिटिव पॉइंट भी। आप सोचिए, इतना विश्वास देश की जनता को देश के प्रधानमंत्री पे है कि अगर सरपंच का चुनाव भी हो रहा हो तो भी वो प्रधानमंत्री को देखकर वोट करते हैं, नगर निगम का चुनाव होता है तो भी वो प्रधानमंत्री को देखकर वोट करते हैं। तो जिस प्रधानमंत्री के ऊपर अपनी जी ठीक है जेटली जी, मैं आशुतोष जी के पास जाऊंगा। आशुतोष जी, आपने 2-3 सवाल जो रखे थे वो विघन ही कहलाएगा। जी जेटली जी, हो गया पॉइंट। अभी जब सबको शामिल करते हैं बड़ा अच्छा संक्षेप में ज्यादा जवाब ले पाएंगे हम। आशुतोष जी, आपने 2 बात रखी, तो इकोनॉमी 30 सेकंड राजीव जेटली आपके लिए, 30 सेकंड अखिलेश जी के लिए। 30 सेकंड से प्लीज ज्यादा मत बोलिएगा, समय एकदम नहीं है। बोलिए, उन्हीं को बुलाने चलता हूं मैं, क्या करना है? मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो अभी तक चाइना से रॉ मटेरियल खरीदती थी, उन्होंने वो रॉ मटेरियल खरीदना बंद कर दिया है। रॉ मटेरियल के लिए भी उन्होंने अपने यूनिट यहां लगा दिए हैं। गुजरात की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने पूरा संबंध चाइना से तोड़ दिया, तो उसे कहते हैं हम आत्मनिर्भर। ये बार बार जो आत्मनिर्भर को लेकर कंफ्यूज कर रहे हैं। हमारा स्टार्टअप जो आगे बढ़ना चाहता है, जिसके तहत वेंटिलेटर बनाए जा रहे हैं, जो स्टार्टअप जिसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री ने करी थी। देश के पास चुनौतियां थी, 18 लाख रुपए का वेंटिलेटर आता था, उसकी कॉस्ट लगभग 3 लाख रुपए भारत के अंदर पड़ी, जिसको ऑटोमोबाइल कंपनियों ने बनाया। इसे आत्मनिर्भर भारत जी ठीक है सर, 30 सेकंड हो गए सर, 30 सेकंड हो गए। अखिलेश जी 30 सेकंड आपके लिए। सर अखिलेश जी।